ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका मनी मैनेजर में। यह है इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज का 10वां एपिसोड। मेरा नाम नितिन ठाकुर। हर हफ्ते हम आते हैं और पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट शुभम शंखधार से मिलकर उन मुद्दों को उठाते हैं जो आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं, आपकी जेब को हल्का या भारी बनाते हैं। आसान भाषा में हर सवाल का जवाब यही मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो। आज हम बात करेंगे होम बाइंग यानी घर खरीदने को लेकर। डिटेल में समझेंगे क्या ये घर खरीदने का सही समय है, घर खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, अगर अगले कुछ सालों में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो डाउन पेमेंट का जुगाड़ कैसे हो, रेंट पर रहना ठीक होगा या फिर घर में इन्वेस्ट करके लंबे वक्त तक ईएमआई भरते रहना। मुझे मालूम है ये बातें आपको परेशान करती होंगी, तो आज इन्हीं सब के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं शुभम शंखधार का। वेलकम शुभम। शुक्रिया। शुभम फाइनेंस और मार्केट की खबरों पर बारीकी से नजर रखते हैं और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर हैं। तो शुभम जी, हर बार की तरह पहला सवाल मेरा वही, क्यों आपने आज ये टॉपिक चुना? देखिए, तमाम ऐसे लोग जो घर खरीदना चाहते हैं या जो घर खरीदार हैं, उनके पास इस समय एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। एक तरफ उनको सस्ता लोन दिखता है, बिल्डर्स के तमाम ऑफर्स दिखते हैं, और दूसरी तरफ उनको अर्थव्यवस्था के आते हुए आंकड़े दिखते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जेब और जिंदगी को प्रभावित करते हैं। मतलब एक तरफ वो ये देखते हैं कि कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, बिजनेस चलने की उम्मीद अभी नहीं है क्योंकि आर्थिक विकास दर के नकारात्मक रहने के अनुमान है। और दूसरी तरफ वो ये देखते हैं ठीक उसी समय देश में जो होम लोन की दरें हैं वो सबसे कम हैं। जो तमाम बिल्डर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री बेचने के लिए इस मंदी में तमाम आकर्षक ऑफर दे रहे हैं जो जनरली सामान्य दिनों में नहीं दिए जाते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि घर खरीदना इस समय सही रहेगा या नहीं रहेगा। इन्हीं मुद्दों को टटोलने के लिए हमने इस विषय का चयन किया। ओके, तो यहाँ से आगे हम कैसे बढ़ने वाले हैं जरा ये भी बता दूं। सबसे पहले हम बीते हफ्ते की हेडलाइंस बताएंगे, उन पर लेंगे शुभम का एक्सपर्ट कमेंट। इसके बाद होम बाइंग पर हमारा सेगमेंट है हाजी और नाजी। हाजी में जानेंगे अगर आप अभी घर खरीद रहे हैं तो क्या फायदे हैं, और नाजी में सुनेंगे इसके नुकसान। फिर रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जहां शुभम मुश्किल सवालों का फटाफट सॉल्यूशन देते हैं। और लास्ट में है क्लोजिंग बेल, जिसमें शुभम बताते हैं कि अगले हफ्ते किन खबरों पर हमें रखनी चाहिए नजर ताकि आपकी जेब सही सलामत रहे। हमारा नारा भी है, बचाते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप न्यूज ऑफ द वीक के साथ। पहली हेडलाइन शुभम, त्योहारी सीजन आने वाले हैं लेकिन इससे पहले आरबीआई ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई ने अब तक जितना नीतिगत दरों में कटौती की है वही अभी पास ऑन नहीं हो पाई है ग्राहकों तक। तो ये बैंकों के पास अभी एक गैप है। बैंक चाहे तो बिना इस कटौती के भी ग्राहकों को फायदा दे सकते हैं। हालांकि उसका दूसरा पहलू ये भी है कि फायदा देने के बाद भी कितने ग्राहक आएंगे ये देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब तक जो कटौती की गई है बैंकों की ओर से भी, उसके बाद भी क्रेडिट ग्रोथ में कोई नई तेजी देखने को नहीं मिली है। दूसरी हेडलाइन शुभम, आरबीआई का जीडीपी ग्रोथ पर जो अनुमान है वो नेगेटिव में 9.5% है। साथ ही कहा है कि चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जाकर ग्रोथ पॉजिटिव में आएगी। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहा जा सकता है कि अभी आपको वापस प्री कोविड लेवल पहुंचने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी जब हम सकारात्मक आएंगे, जैसे अगर 10% माइनस की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि एक 10% के गड्ढे में आप गिर गए हैं। अब आप ग्रोथ कब करेंगे वो तो बात की बात है, पहले इस गड्ढे को पाट के आप समतल जमीन पे कब आएंगे, बात ये है। तो अभी हम जब जीरो पर भी पहुंचेंगे तो दरअसल हम ये गड्ढा ही पाट पाएंगे। भले आपको वो जीरो की ग्रोथ भी 10% या 5% की लग सकती है, क्योंकि आप -10 से और जीरो पहुंचे। तो अगर आप दूसरे तरह से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हमने पिछले क्वार्टर से या पिछली तिमाही से ग्रोथ की है, लेकिन वो दरअसल वास्तविक ग्रोथ नहीं होगी। वो ग्रोथ आप
एक लेवल जहां से गिर गए थे गड्ढे में, उसको ही पूरा कर पाएंगे। लॉकडाउन में लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने लोन की जो ईएमआई है उस पर मोरेटोरियम सुविधा दी थी। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देते हुए कहा है कि वो और राहत देने के मूड में नहीं है। इस पर आपका कमेंट? देखिए, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो जितना दे सकते थे, जितना उनकी पॉकेट, उनका खजाना राजस्व अलाउ कर रहा था, वो दे चुके हैं और इसके आगे बहुत ज्यादा राहत देने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि केंद्र सरकार या बैंकों के नजरिए से अगर आप देखें तो अगर आप कर्ज लेने वालों को लगातार राहत देते जाएंगे तो दरअसल आप किस कीमत पर दे रहे हैं ये भी आपको देखना होगा। आप कर्ज दे रहे हैं दरअसल जो आपके यहाँ जमा करता है उनकी पूंजी को इस्तेमाल करके। तो अगर आप कर्ज देने वालों से कहेंगे आप ब्याज मत दीजिए तो आप जमा करताओं का ब्याज कहाँ से देंगे, और ये स्थिति कहीं ना कहीं आगे जाके गले में फंस जाए और ये ऐसा फैसला बन जाए जो बैंकों के गले में फंस जाए। इस स्थिति से शायद सरकार बचना चाहती है, इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया कि जो राहत दी जा सकती थी वो दे दी गई है और इससे ज्यादा देने की गुंजाइश नहीं है, अब नहीं है। अच्छा, एक खबर आई इस हफ्ते की मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में चीन से होने वाला व्यापारिक घाटा करीब आधा हो गया है। इसको क्या माने? आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता है या फिर इस कहानी में कोई और एंगल है? बहुत जल्दी होगा इसको कहना सफलता को, क्योंकि अभी हमें ये देखना चाहिए कि हम अभी पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुए हैं। डिमांड हमारे देश में भी बहुत सारी चीजों की पटरी पर नहीं लौटी है। इस वजह से आयात काफी कम हो गया है। आयात का कम हो जाना और निर्यात में कुछ बढ़ोतरी होना जिसकी वजह से आपको ये व्यापार घाटा कम दिख रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये स्थायी नंबर है। एक बार चीजें पटरी पर लौटेंगी, इकोनॉमी पटरी पर लौटेगी तो ये व्यापार घाटा फिर बढ़ जाएगा। ये थी बीते हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें जिनका असर आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ता ही है। अब बात घर खरीदने की। शुभम जी, घर खरीदने को लेकर बहुत सारे सवाल दिमाग में होते हैं। शुरुआत कहाँ से करें, इसमें ही काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। आप जानते हैं कि हर हिंदुस्तानी का एक ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन आज के चैलेंजिंग टाइम में इतना आसान भी नहीं रह गया है। आपने थोड़ी देर पहले बात कही भी, और देखा जाए तो मुश्किल भी नहीं है, ये भी आपने अभी जिक्र किया। तो चलिए पहला सवाल ये करता हूँ, जैसा टाइम अभी है, जैसे हालात हैं इकोनॉमी के, हाउसिंग समेत रियल एस्टेट सेक्टर बुरे दौर से गुजर रहा है, तो ये वक्त जो है घर खरीदने के लिहाज से कैसा है? जी देखिए, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो लगातार रियल एस्टेट में एक मंदी सी है। हमने देखा नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद अब ये पैंडेमिक, लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने आके खड़ा हो जा रहा है जो अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है, और सबसे ज्यादा चोट जो पहुंची वो रियल एस्टेट पे पहुंच रही है। आपने जैसा कहा कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो अपना घर खरीदे। घर खरीदने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो होती है कि जब वो कर्ज लेने जाए तो उसे सस्ता कर्ज मिले, और दूसरा वो कर्ज पाट सके इसके लिए उसको इस बात की उम्मीद हो कि वो अगले 20 साल तक उसकी आय सुचारू रहेगी और वो अपना कर्जा पाट पाएगा। होम लोन जनरली सबसे लंबी अवधि के लिए लिए जाने वाले लोन होते हैं जो 20 साल और अधिकतम 30 साल तक के लिए लिए जाते हैं। तो ये एक लंबी अवधि होती है। इसका फैसला आप अगले 1 महीने या 2 महीने को देखकर नहीं ले सकते, बल्कि जब कोई खरीदार आश्वस्त होता है कि हाँ वो अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक उसकी कंपनी उसका इंक्रीमेंट लगाती रहेगी और वो अपने खर्चे के हिसाब से मैनेज करता रहेगा कि वो ईएमआई आसानी से दे सके, तब वो घर खरीदने का फैसला लेता है। घर खरीदार भी दरअसल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एंड यूजर की मुझे खरीदना है, मुझे रहना है, और दूसरा होता है निवेश के लिए भी रियल एस्टेट को खरीदा जाता है, और निवेश का एक लोकप्रिय माध्यम है रियल एस्टेट। बहुत सारे लोग दुकान, मकान, ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, लीज पे जमीन लेकर उसको वो यूज करना, हॉस्टल वगैरह खोल, हर तरह बहुत सारे वो सोचते हैं कि अपनी एक और आय का स्रोत हो जाए, एक बराबर में आय चलती रहे, ऐसा सोचकर आय का स्रोत हो जाए, इसलिए बहुत सारे लोग रियल एस्टेट को निवेश के तौर पर ले जाते हैं। लेकिन निवेश की मांग, अगर आप मौजूदा समय में देखें, निवेश की मांग रियल एस्टेट में लगभग शून्य है, लगभग खत्म है। हम तमाम ताजा आंकड़े देखते हैं। अभी हमने देखा था लॉकडाउन के तुरंत बाद सीसीआई का एक सर्वे था जिसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या में डर है कि लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो अगर होम लोन की डिफॉल्ट की बात आ रही है कहीं ना कहीं, तो ये वही लोग हैं जो अपनी किस्त को पूरा सही से नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आय प्रभावित हुई है। तो अगर हम इस स्थिति में हैं कि हम आने वाले सालों में अपने किस्त अच्छे से चुका सकते हैं, अगर आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं कि आपकी आय प्रभावित नहीं हुई है इस महामारी के दौर में और आपको उम्मीद है ये सुचारू रहेगी,
तो निश्चित तौर पर इस समय जो आकर्षक ऑफर बिल्डर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वहां भी नकदी की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, इन्वेंट्री को निकालने का प्रेशर है, तो वो कहीं ना कहीं अपने मार्जिन घटाकर आपको ऐसी आकर्षक डील दे सकते हैं जो आपको खरीदने का शायद नॉर्मल डे में डील ना मिले या सौदा ना मिले। दूसरा, रही बात कर्ज की, तो कर्ज की दर भी इस समय अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पे है। शायद पिछले 10 साल में इतना सस्ता कर्ज कभी घरों के लिए नहीं मिल रहा था, जो इस समय आपको 7% से भी नीचे मिल रहा है। अगर 7% से नीचे का कर्ज मिल रहा है, आपकी आय सुचारू है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने रहने के लिए घर खरीदने का ये एक अच्छा मौका हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए किसी ने घर खरीदने का मन बना लिया और आपकी इन बातों का ध्यान रखा जो आपने अभी कही कि ठीक है ये एक अच्छा वक्त है। लेकिन नितिन, दो चीजें हैं यहाँ पे समझने की। एक तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, तो जो प्रॉपर्टी का चयन है तो वो निश्चित तौर पर कोई एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको बेहतर बता सकता है, एरिया को देखकर, जगह को देखकर, सुपर एरिया कितना कारपेट है, वो तमाम। हाँ, उस पर तो मैं आपसे आगे बात करनी वाला हूँ। हम मनी मैनेजर में फाइनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि इस समय आप जो अच्छी से अच्छी डील क्रैक कर सकें अपने बिल्डर के साथ, वो क्रैक करें। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जब लोन लेने जाएं तो आप बैंक के साथ भी अच्छी डील्स के लिए कंपैरिजन जरूर कर लें। बहुत सारे बैंक्स, एनबीएफसीज भी बहुत सारी पेशकश करती हैं, लेकिन अगर आप संभव हो तो किसी बड़े सरकारी बैंक से लोन लें तो आपको अच्छी दर पर, अच्छे इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकते हैं। अभी दिवाली, नवरात्र से फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे बैंक आपको प्रोसेसिंग फीस फ्री, कुछ ईएमआई फ्री, इस तरीके की भी पेशकश करते दिखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जब आप घर खरीदने जाएं तो ये पहलू आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहिए कि जो मौका है, जिस मौके पर आप ये निर्णय ले रहे हैं, उस समय हर तरफ से जो हर डील है उसको बारीकी से नेगोशिएट कर अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। और इस समय ऐसा मौका है कि आपको अच्छी डील मिलेंगी भी। वो बात तो ठीक है शुभम जी, लेकिन अगला सवाल मैं ये पूछ रहा था, हमारे कई साथी कहते हैं कि ठीक है ईएमआई तो भर देंगे, अच्छा बिल्डर भी मिल गया, सब कुछ ठीक है, वो डाउन पेमेंट जो है उसका जुगाड़ कैसे हो, इसका कोई रास्ता सुझाइए जरा आप मुझे। देखिए, जनरली हमने देखा है कि लोग डाउन पेमेंट मकान का करने के लिए घर वालों से ले लिया, पापा मम्मी से ले लिया, जो रखी हुई पुरानी बचत थी उसको तोड़ दिया, और इस तरीके से जैसे तैसे करके डाउन पेमेंट। मुझे लगता है कि अगर आप प्लान्ड तरीके से घर खरीदना चाहते हैं और आप ये विचार करते हैं कि आज से 3 साल बाद मैं घर खरीदूंगा और आज से मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, तो निश्चित तौर पर किसी डेट फंड में आप अपना पैसा डालें। डेट फंड बिल्कुल सिक्योर होते हैं, उनमें रिस्क इक्विटी फंड की तरह बिल्कुल नहीं होता है कि आज आपने पैसा डाला, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं तो आपको ये डर हो सकता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो वो पैसा डूब जाए, शेयर बाजार टूट जाए। लेकिन डेट फंड में ऐसा नहीं होता। डेट फंड में आपको 8-8.5% का एक रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है। कुछ प्राइवेट अच्छे बैंक्स ऐसे हैं जो आपको एफडी पे बहुत अच्छा रेट देते हैं। आरडीज आप एक विकल्प हो सकता है, वहां पर इंटरेस्ट रेट निश्चित तौर पर थोड़ा कम होता है, लेकिन वो डेट फंड की तरह ही सिक्योर होते हैं। तो अगर आप किसी बढ़िया कंपनी के डेट फंड में पैसा डालें, छोटी छोटी ईएमआई स्किप कर लें आप, और उसको 2 साल 3 साल की अवधि से इकट्ठा करते रहें, तो वो पैसा एक तो सिक्योर है, डूबेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि उस पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मार्केट में अच्छा मिलेगा और आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं। 3 साल बाद आप अपना पैसा, 4 साल बाद पैसा, 2 साल बाद पैसा, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो वो सिर्फ उस हिसाब से आप उस पैसे को निकालिए। और डेट फंड के पैसे से अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं और आपका जो रेंट है या जो आपने ईएमआई प्लान कर रखी है उसे ईएमआई देते हैं, तो ये आपकी तमाम जो और बचतें होती हैं, जो आपके तमाम अननेसेसरी प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि जब हमें डाउन पेमेंट देना होता है तो हम जैसे तैसे जुगाड़ करके उधार लेके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से, जैसे भी करके डाउन पेमेंट उस समय दे देते हैं घर खरीदने की खुशी की वजह से। लेकिन बाद में हमने देखा है कि कई बार लोग बहुत दिक्कत में फंस जाते हैं, कई अलग तरीके के आर्थिक संकट आ जाते हैं जहां वो अपने जरूरतों को भी फिर पीछे रखकर और ये जो घर खरीद लिया ये उनके लिए प्रायोरिटी बन जाती है। तो ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए बेहतर यह कि आप प्लान्ड तरीके से पहले डेट फंड के माध्यम से एक डाउन पेमेंट इकट्ठा कीजिए और उसके बाद आप उसको ईएमआई शुरू कीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए पैसे जुगाड़ लिए जैसा आपने कहा, लेकिन थोड़ी देर पहले आप ही ने जो इशारा किया था वही मेरा सवाल था कि बिल्डर्स को लेकर बहुत से कन्फ्यूज़न होते हैं। इतना फर्जीवाड़ा हमारे आसपास होता रहा है,
एक आम आदमी का दिल तो घबराता ही है, भाई कौन सा बिल्डर कितना सही है, बैलेंस शीट किसकी बेहतर है, घर की डिलीवरी कोई ठीक से करता है नहीं करता है, टाइम से घर देगा कि नहीं देगा, लेट कर देगा, और कहीं पैसा लेकर तो नहीं भाग जाएगा। तो जितनी मैंने आशंकाएं बताई हैं आपको, ये पिछले दिनों में होता देखा गया है। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि बिल्डर कैसे चुने। रेरा के आने के बाद ये स्थितियां काफी हद तक दूर हुई हैं। जब एक नियामक आ गया है तो बहुत सारे, सबसे पहले तो आप यही तय कर लीजिए कि हम किसी ऐसे बिल्डर से ही घर खरीदेंगे जो रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। ठीक है, पहली चीज तो आप अगर ऐसा कर लेंगे तो आप बहुत सारे फ्रॉड से बाजार के बच जाएंगे। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वो ये समझना जरूरी है कि आप जिस बिल्डिंग में घर खरीदने जा रहे हैं उस बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है या नहीं मिल गया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जब किसी बिल्डर को तब दिया जाता है जब वो तमाम तरीके की नियम शर्तें पूरी कर लेता है, और तब वो ये इस बात के लिए मतलब कह लीजिए कि उसके लिए इस बात की इजाजत दी जाती है कि अब आप लोगों को घर बेचकर ऑक्यूपेंसी शुरू करा सकते हैं अपनी बिल्डिंग में। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मैं मानता हूं एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि अगर आप अपने बिल्डर से मांगे और आपको वो प्रोवाइड कराता है तो आप कई तरीके से बच जाते हैं। इसके अलावा बिल्डर कितना पुराना है, उसका पुराना स्टेटस क्या है, लोगों को डिलीवरी का उसके जो कमिटमेंट हैं वो किस तरीके के हैं, मटेरियल बिल्ड अगर कोई ऐसा पॉसिबल है तो आप उन लोगों से मिलकर बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है, जो बिल्डिंग पुरानी है उनकी लाइफ कितनी है, कितने समय बाद वो कैसे दिखती हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है कि इस घर में इतना कारपेट एरिया है, इतना सुपर एरिया है, उसको समझिए कि कारपेट एरिया क्या है, सुपर एरिया क्या है। सुपर एरिया कहीं ऐसा तो नहीं सुपर एरिया आपको बेचा जा रहा हो जबकि आपको कारपेट एरिया रहने के लिए जो मिलता है वो दरअसल कारपेट एरिया मिलता है। सुपर एरिया में आपके लिफ्ट का एरिया और जीनों का एरिया, बहुत सारे एरिया होता है, ये समझने की जरूरत है। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि हिडन चार्ज तो कोई नहीं है। कई बार हमने देखा कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि लोग किसी रेट पर बुक करते हैं, बाद में उनको पार्किंग के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे, क्लब हाउस चार्जेस के नाम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में पता चलती हैं। ये हमें पता कर लेना चाहिए। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्लान करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि हम जनरली जब घर खरीदते हैं तो हम रजिस्ट्री का अमाउंट या उसके बाद का जो रेनोवेशन का अमाउंट होता है वो जनरली नहीं जोड़ पाते हैं, और बाद में हमने देखा कई बार पता चलता है कि मैं तो 30 लाख का मकान लेने गया था और जब बाद में पता चला 3 लाख रुपए रजिस्ट्री अलग है, का खर्चा 2 लाख 2.5 लाख रुपए अलग है, तो वो बजट बिगड़ जाता है। तो ये छोटी महीने एक चेकलिस्ट किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ बैठ के या अपने फाइनेंशियल प्लान के साथ बैठ के एक अच्छी चेकलिस्ट तैयार कीजिए और उस चेकलिस्ट को ओके करने के बाद ही घर खरीदने का फैसला लीजिए। बहुत अहम फैसला है, तो इसको जल्दबाजी में लेने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया, सही से समझाया आपने। अच्छा, और भी कई सवाल हैं, उसके भी जवाब आपसे लेंगे शुभम, लेकिन अभी टाइम है हाजी नाजी सेगमेंट का। तो बताइए कि अगर आप अभी घर खरीद रहे हैं तो फायदा क्या है। फायदा यह है आपको सस्ता लोन मिलेगा, फायदा यह है कि आपको बिल्डर्स अच्छी डील्स देगा, फायदा यह है कि आप इस समय अगर चाहते हैं अपने लिए घर खरीदना तो बहुत ही माकूल, बहुत ही अच्छा मौका है ये घर खरीदने के लिए। अगर आप चाहेंगे तो आपको फिक्स रेट पे भी ऐसा लोन मिल जाएगा कि कल को अगर ब्याज दरें बढ़ भी जाती हैं तब भी आपको एक लोअर रेट पे आप अपना लोन चुका सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रॉपर्टीज महंगी थी वो कहीं ना कहीं उसमें अगर आप देखेंगे तो प्राइस में भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ऑफर्स तो मिलेंगे, इसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी इस समय एक बहुत जेन्युइन रेट पे मिलेगी, और जब आप हम इस मंदी से निपटेंगे, इस कोरोना से निपटेंगे तो शायद आपको अच्छे एप्रिसिएशन भी मिल सकते हैं। हालांकि उसमें कितना वक्त लगेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप घर खरीदते हैं तो कम से कम ये 2-3 प्रॉफिट तो जो बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं वो है ही। अच्छा, नफा तो बता दिया आपने, अब नुकसान पर भी रोशनी डालिए थोड़ा। देखिए, नुकसान जो मुझे सबसे बड़ा लगता है, या खतरा कह लीजिए नुकसान से बेहतर, वो सबसे बड़ा ये है कि ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था में मंदी गहरा रही है, ऐसे समय में जब आर्थिक विकास दर के गिरने के 2 बार अनुमान आ चुके हैं, दोहरी डिजिट में अनुमान आ चुके हैं हमारे सामने, तब हमें ये जरूर चिंता करनी चाहिए कि हम आनंद फानंद में घर ना खरीद के बल्कि ये मुतमईन हो जाएं, ये बिल्कुल एक तरीके से सुनिश्चित कर लें कि हमारी आय नहीं टूटेगी, हमारी आय सुचारू रहेगी। हमें इस बात पर, हम किसी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अगर हमारे पास इस तरीके की पैसिव इनकम है
या हम किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े जो हमें पता है कि इस मंदी में भी कोई बहुत बड़ा उसमें अंतर नहीं आएगा, तो मैं जरूर कहूंगा कि निश्चित तौर पर आप लीजिए निर्णय घर खरीदने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रिस्क जोन में हैं, किसी भी समय आपकी कंपनी में फायरिंग हो सकती है, किसी भी समय सैलरी कट का स्थिति आ सकती है, आपके पीयर्स ग्रुप में अगर ऐसी स्थिति आई है, तो मुझे लगता है अभी बचना जरूर होगा। एक बड़ी रोचक बात आप कहीं भी इसको नितिन जोड़ रही है, लेकिन एक बहुत जरूरी सलाह जो मैं इस पूरे उसमें देना चाहूंगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने से अभी बचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पता नहीं वो कब पूरी होगी, बिल्डर के पास लिक्विडिटी का क्राइसिस तो नहीं है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मुझे लगता है इस समय खरीदने से बचना चाहिए। रेडी टू मूव भले 2 रुपए महंगी हो, लेकिन वो आपको ज्यादा बेटर सौदा होगा। ये बड़ा अहम बात आपने बताई। वाकई ये भी कई लोगों के दिमाग में सवाल रहता है, वो पूछते भी हैं कि भाई ऐसे कहीं ले लें कि बना हुआ है थोड़ा महंगा है, या वहाँ ले लें कि जो अभी बन रहा है लेकिन सस्ता मिल रहा है। बन तो जाएगा ही, मिल तो जाएगा ही, लेकिन कितने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि बनता ही रहा फिर वो। अच्छा शुभम जी, ये हाँ जी ना जी था, लेकिन मेरे मन में कई सवाल हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। एक और चीज़ है, कई लोगों का विचार है कि एक साथ कैश लेकर जाओ और खरीद लो। होते हैं कई लोग ऐसे भी, ये करना ठीक है क्या? अगर आप डाउन पेमेंट पे देखिए, कर्ज तो लेना कभी भी अच्छी बात नहीं है। कर्ज को बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर अपने अपने तरीके से मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोन्स है वो दरअसल फाइनेंशियल स्लेवरी होती है, एक तरीके से आर्थिक गुलामी में आप फंस जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप कर्ज लेकर अपनी खराब कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ये स्थिति है कि आप साथ में कैश ले जाकर डाउन पेमेंट एकदम करके पूरा घर खरीद सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आपको जो डील मिल सकती है वो किसी को नहीं मिल सकती है। ठीक है। अच्छा एक बात आप भी मानेंगे, कागजी काम बहुत होता है इस सब में। बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन से कतराते हैं। जहां बैंक का लोन इन्वॉल्व होता है वहां तो ऐसा काम और भी बढ़ जाता है। इस पर क्या कहेंगे, और ये भी बताइएगा कि बैंक अपने लेवल पर क्या क्या देखता जांचता है? हाँ देखिए, लोन लेते समय क्या क्या चीजें देखता है बैंक, तो बैंक सिर्फ एक चीज पर वो जो सबसे ज्यादा गौर करता है वो ये कि मैं जिस व्यक्ति को कर्ज दे रहा हूँ इसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, इसने इससे पहले कहीं कोई कर्ज डिफॉल्ट तो नहीं किया है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखता है वो ये देखता है कि ये व्यक्ति मेरा कर्ज वापस लौटाएगा कैसे। इसीलिए नौकरी पेशा लोगों को सबसे आसानी से कर्ज मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी एक मासिक आय आ रही होती है, सैलरी स्लिप होती है, और उसके ब्याह पर बैंक को ये पता होता है कि सैलरी आती रहेगी और वो कर्ज इजीली दे देते हैं। तो ये बड़ा समझना जरूरी है कि बैंकों को और कोई मतलब नहीं आप कहाँ घर खरीदें, अगर वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और बैंक उस पर फाइनेंस कर सकता है, ठीक है, तो मतलब दे देगा। अच्छा, पर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर क्या कहेंगे? ये जो इतना कागजों का अंबार होता है, यहाँ साइन वहाँ साइन, ये उपलब्ध कराइए वो उपलब्ध कराइए। देखिए इसमें मैं एक चीज कहूंगा, प्रोफेशनल्स की मदद लेकर आप इन सब बहुत दिक्कतों से बच सकते हैं। जनरली क्या होता है, ये मैंने देखा है, इसी केवल इस चीज में नहीं, बहुत सारी और चीजों में, जैसे कि हम अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर आप हमको कोई इस तरीके की हमें मुकदमा लड़ना होता है कोई, तो हम वकील को हायर करते हैं। हमको अपनी बहुत टैक्स की उलझने होती हैं तो हम टैक्स एक्सपर्ट को, लेकिन जनरली मैंने देखा इन चीजों के लिए लोग कंसल्टेंट हायर नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना है तो वो अपने आप को ही प्रॉपर्टी गुरु मान के और सब कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे, और कोर्ट कचहरी वकील। मुझे लगता है कि ये छोटी फीस देके अगर हम ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा कंसल्टेंट, हमको बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनियां हैं जो हमारे बेहाफ पर ये सारी चीजें देखे, तो कम से कम आप एक जवाबदेही तय कर देते हैं किसी कंपनी की, किसी व्यक्ति की जिसकी उसमें एक्सपर्टीज है। आपका वो काम 24 घंटे का नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम ये 24 घंटे का है, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रोफेशनल्स की मदद इस काम में लें तो शायद ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। जी शुभम जी, अब शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड। घर खरीदना लंबा इन्वेस्टमेंट है शुभम, कैसे कोई तय करे कि आज उसकी हालत है कि वो घर खरीद के तरफ बढ़ जाए? केवल 2 चीजें देखिए, डाउन पेमेंट देने के लिए आपके पास पैसा है, किसी से आपको उधार न लेना पड़े, और ईएमआई आप सुचारू रूप से दे सकते हैं, ये आप सुनिश्चित कर लें। ये 2 काम है तो निश्चित तौर पर आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि घर ले लिया, ईएमआई चल रही है, और किसी की खुदा ना खास्ता नौकरी चली गई, अब अगली नौकरी मिलने में कुछ महीनों का टाइम भी लगेगा, किस्त तो ज्यों की त्यों खड़ी हैं, देनी ही है। तो ये प्लानिंग कैसे करके चलें कि किस्तें स्मूथली चलती रहें उस वक्त जब हमारे पास नौकरी ना हो?
देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जब आप अपने खरीदने के लिए घर खरीदें तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ना खरीदें। उस अप्रिय वो ऐसी अप्रिय स्थिति होती है कि एक बन रहा है, इधर आपका लोन भी शुरू हो गया, उधर आपकी किराया भी जा रहा है, तब आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं। लेकिन अगर आप रेडी टू मूव घर खरीदते हैं तो ऐसी स्थितियों में नहीं फंसते हैं। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके आय के एक से अधिक स्रोत हैं, अगर आप नौकरी पेशा नहीं है, अगर आप ऐसे बिजनेसमैन है या किसी पेशेवर व्यक्ति हैं, तो आप किसी एक स्रोत से आने वाली अपनी आय को आप बैंक की ईएमआई में या रेंट में ला सकते हैं और दूसरे का बोझ आप किसी दूसरे विकल्प से, किसी दूसरे निवेश के विकल्प से या किसी दूसरे आय के विकल्प से उसको फाइनेंस कर सकते हैं। एक सवाल हमारे साउंड टीम के साथी सचिन का है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो घर खरीद लें या फिर रेंट पर रह लें। और पिछले दिनों मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, उसके अपने तर्क थे कि घर ना खरीद कर किराए पर क्यों रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में तो नहीं लेकिन बाहर इस बात पर यकीन करते हैं कि पूरी जिंदगी रेंट पर रहना एक बेहतर ऑप्शन है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अनिश्चितता, जिस हिसाब से अनिश्चितता का माहौल है, जहाँ कुछ भी कल का नहीं पता और आपको नहीं पता कि नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, चीजें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, तो ऐसे समय में निश्चित तौर पर वो लोग अपने को खुशनसीब मानते हैं जो किराए पे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरा नौकरी नहीं चली तो मुझे छोटे घर में अगर शिफ्ट होना है तो मैं छोटे घर में शिफ्ट हो सकता हूँ, मैं घर वर बंद करके अपने गाँव वापस लौट सकता हूँ। इस स्थिति में लोग बात करते हैं। लेकिन वही लोग जब दिन अच्छे होते हैं, जब चीजें बेहतर चल रही होती हैं, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है और उनके सामने कोई इस तरीके की कहानियां बताता है कि जब हम आए थे आज से 10 साल पहले हमने ये घर 10 लाख का खरीदा था, आज ये 40 लाख का हो गया, या ये घर हमने 30 लाख का खरीदा था, आज 1 करोड़ का हो गया, तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि अगर हमने भी खरीदा होता या हमने भी उस समय ये छोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमको बहुत बेहतर नतीजे मिलते हैं, बहुत बेहतर रिटर्न मिलते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा व्यक्तिगत मामला है। ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अपनी प्राथमिकताएं, अपनी आय, अपने व्यय, अपनी जिम्मेदारियां बहुत अलग तरीके की हैं। तो आप ये देखिए, घर खरीदना ऐसा नहीं है कि घर खरीदना कोई बहुत गलत वो है। अगर आप अपने लिए घर अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि चीजें चल रही हैं, आपके घर में एक से अधिक कमाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आप घर खरीदिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि घर खरीद के आप अननेसेसरली एक पेन ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रायोरिटीज भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि जो आपके एक बोझ की तरह हो गया कि अब हमको हर महीने की ईएमआई देनी है, जो आपकी आय का बड़ा हिस्सा हो गया, और जिसकी वजह से आप अपने अन्य जरूरतों को पूरा करने में कोताही बरत रहे हैं, अपनी बच्चों की पढ़ाई हो गई, या आप कहीं अपने ऐसे मन मार रहे हैं जो आप मारना नहीं चाहते, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है घर खरीदना इतना जरूरी भी नहीं है। उससे बेहतर है कि अगर आप उस पैसे को निवेश कीजिए, वो एक रकम अगर बड़ी बन जाती है तो वो आपको ज्यादा फायदे का सौदा होगा। एक मशहूर अमेरिकी निवेशक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो ये जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जिनकी किताब है, वो ये मानते हैं कि घर आपका आपकी एसेट नहीं है, आपका घर आपकी लायबिलिटी है। क्योंकि उनकी डिक्शनरी में एसेट और लायबिलिटी में फर्क करने का केवल एक तरीका है। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें वो एसेट हैं आपकी, ऐसी चीजें जो आपकी जेब में से पैसा निकाल लें वो आपकी लायबिलिटी हैं। अगर आप घर खरीदते हैं और उसकी ईएमआई आप भर रहे हैं, इसका मतलब आपकी जेब से पैसा जा रहा है हर महीने, तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई। लेकिन अगर वही घर खरीद के आपने किराए पे उठा दिया और आपको लगातार किराया आ रहा है, तो वो आपकी एसेट हो गई। तो अगर आप एसेट खरीद रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की डेफिनेशन के हिसाब से, तो बिल्कुल खरीदिए। अगर आप लायबिलिटी खरीद रहे हैं जो आपकी और आर्थिक स्थिति को चरमरा सकती है, तो मुझे लगता है बचना चाहिए, कम से कम मौजूदा माहौल में तो जरूर। जी अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस सेगमेंट का। जब कोई घर लेने के लिए लोन के लिए जाए बैंक में, तो उसे क्या क्या चीजें पूछ लेनी चाहिए, क्या क्या जानकारी जरूरी है जो उसे लेनी ही चाहिए? कोई हिडन चार्ज ना हो, कंपेयर जरूर करें, अगर हो सकता है कहीं पे आपको प्रोसेसिंग फीस माफ हो रही है तो वो प्रोसेसिंग फीस माफ करें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कई बार बैंक्स, अगर आपने नहीं भी कहा हो वैसे लेना चाहिए, लेकिन अगर आप कई बार, हमने देखा है बैंक कई बार लोन अपने आप कर देते हैं, लोन का इंश्योरेंस अपने आप कर देते हैं, सॉरी, कि वो लोन का इंश्योरेंस कर देते हैं और ईएमआई में आपके संग वो इंश्योरेंस की भी एक ईएमआई जाने लगती है। तो अगर आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल अलग कर दीजिए। बहुत सारे लोग आपको लोन्स के संग इंश्योरेंस के साथ ही ईएमआई बताते हैं, तो उसको अलग अलग करके पूछिए। इंटरेस्ट रेट आजकल एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट जब बढ़ेगी हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। फिक्स्ड पे अगर आपने लिया है तो फिक्स्ड की रेट पता कीजिए, फ्लोटिंग पे लिया है तो फ्लोटिंग की। तो इंटरेस्ट रेट आपको कौन सा मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी जा रही है,
तो तीसरी कोई हिडन चार्ज तो आपसे नहीं जा रहे हैं। चौथी चीज, आपको इंश्योरेंस या कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट तो लोन के सहारे नहीं बेच दिया गया है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपको बैंक से पूछनी चाहिए। जैसे बैंक आपसे हर चीज पूछता है कि आप कहाँ से चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे, बहुत सारी चीजें, ऐसी आपको भी बैंक से कम अपनी जो तसल्ली के लिए ये पूछना चाहिए कि किस्त कितनी बंधेगी मेरी, प्री पेमेंट चार्ज कितने होंगे, अगर मुझसे पहले पैसा हो गया और मैं आपको जमा कर दूं, बहुत सारे बैंक प्री पेमेंट चार्ज लगाते हैं, प्री पेमेंट चार्ज कितने होंगे, कोई और प्रोडक्ट तो आप नहीं बेच दे रहे हैं, इंश्योरेंस तो लेना जरूरी नहीं। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि पूछना बेहतर है। जी शुभम, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। अब क्लोजिंग बेल। शुभम जी, वो जरूरी खबरें बताइए जरा जो अगले हफ्ते हमें जिन पर नजर रखनी चाहिए। अगले हफ्ते महंगाई का नंबर आएगा, हमको उस पर नजर रखनी चाहिए, जो हमें बताएगा कि देश में महंगाई किस दिशा में जा रही है। आरबीआई ने इस बार जो ब्याज दरों को अंकुश लगाया है, ना घटाया ना बढ़ाया, स्टेटस को रखा है, उसके पीछे एक महंगाई भी बड़ा फैक्टर है। तो महंगाई के आंकड़ों पर हमें नजर रखनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में लगातार तेजी है। निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई से केवल 500-700 पॉइंट ही पीछे रह गया। तो बाजार में क्या ये तेजी जारी रहेगी, हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। कोविड की स्थिति हमें देखना है कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उस पर हमें नजर रखनी चाहिए। अमेरिका के इलेक्शन में अब बहुत वक्त नहीं रह गया है, तो दुनिया भर के स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट अब उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये वहां भी एक जो हलचल है उस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए कि वहां क्या चल रहा है, चीजें कैसे चल रही हैं। रुपए की चाल देखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगले हफ्ते, क्योंकि आरबीआई ने अपनी लास्ट पॉलिसी में ये कहा था कि वो अब स्टेट्स के लिए भी ओएमओ ऑपरेशन करेंगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगी। साधारण शब्दों में बताऊं तो स्टेट सरकारों को पैसे की जरूरत है और आरबीआई उनके बॉन्ड लेकर बाजार में जाएंगी और कहेंगी कि आप इन बॉन्ड्स को खरीदिए और पैसा स्टेट्स को दीजिए। तो वो किस दर पे आ रहे हैं, वो आपके राज्य के बॉन्ड अगर ओएमओ हो रहे हैं तो आपके राज्य की सरकार को किस रेट पे कर्ज मिल रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टैक्स के माध्यम से आपके पास ही आप ही से वो वसूला जाएगा, उस पर नजर रखिए। ये बहुत सारी ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जो जटिल हैं, लेकिन इनको, ये हर आर्थिक गतिविधि आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालती है, तो इनको गहराई से समझना, बताना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी। तो साहब, ये था मनी मैनेजर का 10वां एपिसोड। उम्मीद है घर खरीद को लेकर आपके मन में जो हजारों सवाल होंगे उनमें से अधिकतर का जवाब आपको आज मिला होगा। हमारा मकसद भी यही है कि हर हफ्ते हमारी मुलाकात हो और इसी तरह के टॉपिक्स पर सरल भाषा में बात हो। अगले शनिवार हम फिर लौटेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। आप कुछ पूछना चाहते हो शुभम से या कहना चाहते हो हमें, तो radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। इस शो के प्रोड्यूसर हैं ऋतुराज और साउंड मिक्सिंग का दारोमदार संभालते हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। दीजिए मुझे और हमारे एक्सपर्ट शुभम शंखधार को इजाजत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर।